नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए समर्पित जीएस और जीके की सीरीज जिसमें हम भारत के भूगोल को कवर कर रहे हैं, इसकी दूसरी क्लास है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन 4 प्राकृतिक भागों में भारत को विभाजित किया गया है। आगे देखिए, हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो हिमालय पर्वत का उत्थान 3 श्रेणियों में हुआ है। पहली जो श्रेणी है वो है बृहद हिमालय। बृहद, इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। और इन तीनों श्रेणियों का उत्थान अलग अलग समय पर हुआ है। तो जो बृहद हिमालय श्रेणी है, सबसे पहले उत्थान इसका हुआ। यह सबसे प्राचीन श्रेणी है और ये 25 से 40 मिलियन वर्ष पुरानी है। मतलब 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व बृहद हिमालय श्रेणी का उत्थान हुआ। मध्य हिमालय श्रेणी, इसका उत्थान 14 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। और यह शिवालिक हिमालय श्रेणी है, यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है और इसका उत्थान 5 से लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो अब इसका उत्तर हो जाएगा बृहद हिमालय। यानी बृहद हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। और जो हिमालय की ये जो तीनों श्रेणियां हैं, इन तीनों श्रेणियों का निर्माण या उत्थान ये टर्सरी युग में हुआ है। टर्सरी युग में हुआ है और हिमालय एक नवीन युवा बलित पर्वत है। नवीन युवा बलित पर्वत है। हिमालय के अगर विस्तार की बात करें तो हिमालय पश्चिम से पूर्व तक लगभग अर्धवृत्ताकार आकृति में, ये पश्चिम में या उत्तर में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, आगे देखिए, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय
हिमालय पर्वत के उत्तर में है। यहां से अक्सर प्रश्न बनाता है, हिमालय के उत्तर में है और यो हिमालय का भाग नहीं है, इसका भाग नहीं है। इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, लेकिन यह इस हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय का उत्थान हिमालय से पूर्व में हुआ है, मतलब हिमालय से पहले हुआ है, और यह टर्सरी युग का पर्वत नहीं है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लास, ये पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है और इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है। तो अब इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, लद्दाख है, जास्कर है, काराकोरम है, धौलाधर नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जिसकी ऊंचाई 8,848, 8,850, दोनों ही उत्तर आप मान्य होते हैं, तो आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा। 8,848 या 8,850 मीटर है। इसकी अवस्थिति नेपाल में है। ये नेपाल में अवस्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका, वो बृहद हिमालय। ठीक है। आगे देखिए, धौलाधर श्रेणी हिमालय के किस भाग में है? तो धौलाधर श्रेणी हिमालय के मध्य हिमालय श्रेणी में है और इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, ये श्रेणियां अवस्थित हैं। ये श्रेणियां मध्य हिमालय श्रेणी में अवस्थित हैं। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है और इसकी अवस्थिति जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल श्रेणी में ही है। ठीक है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी, यह धौलाधर श्रेणी में है। महाभारत श्रेणी का विस्तार उत्तराखंड में है।
ठीक है, आगे देखिए, डाफला पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालय छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अवस्थित है। पहाड़ियों के रूप में अवस्थित है और इन पहाड़ियों का अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है। तो जो डाफला पहाड़ी है ये अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला पहाड़ी कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी की कुछ अन्य पहाड़ियां हैं जिनमें मिरी, मिसमी, अबोर, ये सब हिमालय पर्वत श्रेणी की छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। डाफला, मिरी, मिसमी, अबोर और पटकाई बूम। पटकाई बूम ये कहां है? ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी। और यहां से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे, मिकिर पहाड़ी कहां पाई जाती है? मिकिर, तो जो मिकिर पहाड़ी है, मिकिर श्रेणी, ये असम में पाई जाती है। मिकिर कहां है? असम में। एक अन्य श्रेणी भी यहां पर है जिसका नाम है बरेल श्रेणी। बरेल श्रेणी, और बरेल श्रेणी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में अवस्थित है, असम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, आगे देखिए, नंदा देवी पर्वत शिखर स्थित है। नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली चोटी की अभी हमने बात की थी, गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर और इसकी अवस्थिति कहां है? उत्तराखंड में। भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, और कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है जो नेपाल की सीमा पर है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,598 मीटर है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में सबसे प्राचीन श्रृंखला है। सबसे प्राचीन श्रृंखला आप अरावली श्रेणी है, और यह अरावली भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीन श्रृंखलाओं में या प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में एक है।
इसका जो उत्थान हुआ है या निर्माण हुआ है वो 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इसकी अवस्थिति गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली के पास इसे दिल्ली रिज कहा जाता है। दिल्ली रिज, ठीक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो राजस्थान में माउंट आबू के पास गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। अब यहां से एक प्रश्न डाइवर्ट करके पूछता है, यह एक प्राचीन वलित पर्वत है। हिमालय की अभी हमने बात की थी वो नवीन वलित पर्वत है, और यह क्या है? प्राचीन वलित पर्वत है। अब ये वलित पर्वत क्या होते हैं, ये जब हम डिटेल में क्लास शुरू करेंगे तब चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ टारगेट ये है कि आपको आपके पुलिस का जो री एग्जाम है उसमें 35 प्रश्नों तक पहुंचाना है। तो प्राचीन वलित पर्वत है, और अब ये घर्षित अवस्था में, घर्षित या अवशिष्ट अवस्था में है। और यहां से प्रश्न बनाता है घर्षित या अवशिष्ट। इस चीज दोनों शब्दों को याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर यहां से पूछता है, विकल्प दिए रहते हैं और आपसे पूछता है कि इनमें अवशिष्ट पर्वत कौन सा है। तो आपका अरावली पर्वत श्रेणी अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में आती है, जो एक प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, आगे देखिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट की अन्नामलाई अन्नामलाई पहाड़ी की चोटी है, जो केरल के इडुक्की इडुक्की जिले में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। 2695 मीटर, यह दक्षिण भारत की या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वतमाला की या नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी की चोटी है। मैकाल पर्वत श्रेणी या मैकाल पर्वत, जो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत के संगम पर है। यानी जहां पर विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलते हैं, वहीं पर मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है क्या? अमरकंटक। ठीक है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का या पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। इसकी अवस्थिति
ओडिशा के गजपत जिले में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर है। ठीक है। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला 3 राज्यों में विस्तृत है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इन तीनों राज्यों में नीलगिरी पर्वतमाला अवस्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। ठीक है। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संगम पर है। मतलब जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, इसी नीलगिरी पर्वत के पास जाकर मिलते हैं। ठीक है। तमिलनाडु की कुछ और पहाड़ियों से प्रश्न पूछता है, इनको भी आप लोग देख लीजिए। पालिनी, जावादी, शेवराय, ये तमिलनाडु में स्थित और पहाड़ियां हैं। भारत की एक और पहाड़ी है जहां से अक्सर प्रश्न बनाता है, भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत, वो है कार्डामम। कार्डामम, कार्डामम। इसे इलायची की पहाड़ी या इलायची के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे दक्षिणी भाग में है और इसकी जो अवस्थिति है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। मतलब यह केरल और तमिलनाडु दोनों में विस्तृत है। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में सुमेलित नहीं है। अब ये कुछ दर्रे हैं और जिनका स्थान है आपसे पूछा है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। ठीक है। पालघाट दर्रा केरल में है। तो यानी सी आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अरुणाचल प्रदेश के और अगर दर्रे देखें तो यहां का एक और प्रसिद्ध दर्रा है दिफू, दूसरा है पांगसाऊ। पांगसाऊ। ठीक है। सिक्किम में नाथुला के अतिरिक्त जेलेपला, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। भोरघाट महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में ही थाल घाट है। ठीक है। पालघाट दर्रा केरल में है और केरल में एक और दर्रा है जिसका नाम है सैनकोट्टा। सैनकोट्टा। कुछ और दर्रों की हम यहीं बात कर लें। बनिहाल, बुर्जिल, पीर पंजाल, ये सब दर्रे कहां हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। सिपकीला, रोहतांग, ये दोनों दर्रे कहां हैं? हिमाचल प्रदेश में है।
ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में स्थित नहीं है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, जोजिला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है। कहां है? लद्दाख में। और लद्दाख में ये जास्कर पर्वत श्रेणी, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। और इस दर्रे से श्रीनगर, लेह, लेह क्या है? लद्दाख की राजधानी। और श्रीनगर कहां की राजधानी है? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, ये दोनों अब चूंकि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं दोनों, तो ये दोनों प्रदेशों की राजधानियों को जोड़ने वाला जो सड़क मार्ग है वो यहां से गुजरता है। ठीक है, आगे देखिए, मेघालय का पठार किसका भाग है? तो भैया मेघालय का पठार, चूंकि पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालय का विस्तार है और इसीलिए यह प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन जो मेघालय का पठार है यह हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, यह भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, जो भ्रंशन के कारण, भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत से, यानी ये यहां से अलग हो गया, इससे अलग होके आगे पहुंच गया और यहां पर यह भ्रंश उत्पन्न हुआ और भ्रंश का जो नाम पड़ा वो मालदा गैप। मालदा गैप, और मालदा गैप यहां पे एक जगह बन गई। भ्रंश को अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, आगे जब डिटेल में हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। भ्रंश को अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक स्थान में दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा आगे बढ़ गया और वही मेघालय के पठार के रूप में है। ठीक है, तो मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, आगे देखिए, भारत की तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या है, यानी भारत की तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या से तात्पर्य है कि भारत का जो समुद्री तट है उस तट के पास कितने राज्यों की अवस्थिति है। तो इसका उत्तर है सी, भारत के 9 राज्य भारत की तटरेखा के पास अवस्थित हैं। अब ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है भैया सैडल पीक। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जिसकी अवस्थिति बंगाल की खाड़ी में है। इसकी अगर अवस्थिति को हम देखें तो यहां पर यह अवस्थित है। ठीक है, ये अवस्थित है यहां पर, और ये अंडमान निकोबार में द्वीप हैं और जिन संपूर्ण टापुओं की संख्या यहां पर 572 है, लेकिन यहां जो द्वीप हैं वो 222 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 222 द्वीप हैं। और ये अंडमान निकोबार 2 हिस्सों में विभाजित है, अंडमान और निकोबार, जिसमें अंडमान में
द्वीपों की जो संख्या है वो 204 है और निकोबार में द्वीपों की संख्या 18 है। इसीलिए इसको बोला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीपों का समूह है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप पर अवस्थित है, ठीक है। अब यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है, हमने अभी चर्चा की ये अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूहों में अलग अलग है। एक में 204 द्वीप हैं और दूसरे में 18 द्वीप हैं। इन दोनों को अलग करने का, इन दोनों को अलग करने के लिए या अलग जो करता है एक सकरा जल क्षेत्र है जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार और द्वीप समूह दोनों द्वीपों को अलग करता है, ठीक है। आगे देखिए, बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी में। अभी हमने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। और बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। और ये जो बैरन द्वीप है यहां भारत का, या आप बात करें दक्षिण एशिया का, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी यही है बैरन द्वीप पर। आपने पढ़ा होगा कि बैरन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। तो बैरन एक द्वीप है और उस द्वीप पर ज्वालामुखी अवस्थित है जिसे उस द्वीप के नाम से ही बैरन द्वीप ज्वालामुखी बोला गया है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है। यहीं पर एक द्वीप और है जिसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम, और नारकोंडम द्वीप में भी ज्वालामुखी है, लेकिन ये प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के पास स्थित है। पुलिकट झील को श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और इस द्वीप पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जिसका नाम है सतीश धवन, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ज्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में भी विस्तृत है। यह चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह कहां है भैया? यह उड़ीसा में है। ठीक है, हालांकि हम झीलें और आगे कराएंगे तब भी इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग इसको देख लीजिए। आगे चलिए, लक्षद्वीप अवस्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है।
अरब सागर में ये केरल तट के दक्षिण पश्चिम में एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप हैं और ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। छत्तीस द्वीपों का समूह है जो एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इन द्वीपों में से केवल 10 ही आबाद हैं। 10 आबाद हैं मतलब 10 पर लोग रहते हैं या कोई ना कोई कार्य होता है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो है कावारत्ती। कावारत्ती। लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप को अमीनी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को, ये उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप, और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। ये दक्षिणी है, मिनिकॉय द्वीप। ये जो मिनिकॉय है, सबसे दक्षिणी द्वीप, ये लक्षद्वीप के जो अन्य द्वीप हैं उनसे 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है, इतना काफी है। आगे देखिए, मुंबई किस द्वीप पर बसा है? मुंबई आपका सालसेट द्वीप पर बसा है। अंडमान की अभी चर्चा कर चुके हैं, लक्षद्वीप की चर्चा कर चुके हैं। माजुली द्वीप की बात करें तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये कहां है? ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, आगे चलिए। मालाबार तट किसके पास है? भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये यहां पे ये पश्चिमी घाट है और ये यहां पूर्वी घाट है। इसके पश्चिम में और इसके पूर्व में कुछ, इसके पश्चिम में और इसके पूर्व में तटीय मैदान अवस्थित हैं और उन तटीय मैदानों को विशेष स्थानों पर विशेष नामों से जाना जाता है। अब इन स्थानों की अगर बात करें तो इस मैदान को गुजरात तट के पास, गुजरात के पास इसे गुजरात तट या काठियावाड़ तट, ठीक है, महाराष्ट्र से गोवा तक इसे कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट। और गोवा से मंगलौर तक या मंगलुरु तक इसे कन्नड़ तट कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी घाट की बात करें तो इसे तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु में इसे कहा जाता है कोरोमंडल। और उड़ीसा के पास
उत्कल तट और इसे आंध्र प्रदेश और ओडिशा दोनों में संयुक्त रूप से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। बहुत अच्छे से आप देख लीजिए इसे। और यहां से अक्सर एक प्रश्न पूछता है, दोनों ही तट के, पूर्वी तट के और पश्चिमी तट के मैंने आपको क्लियर करा दिए। अब इसको देख लीजिए तो इसका कहां हो जाएगा मालाबार तट। मालाबार तो मैंने बताया ही नहीं। मालाबार तट आपका केरल के पास है। ये जो केरल तट के पास है ये मालाबार, केरल, मालाबार, केरल तट को इस यहां पे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तमिलनाडु तट को कहा जाता है, अभी हमने चर्चा की थी, कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब्दुल कलाम द्वीप अवस्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा तट पर अवस्थित है, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप। यहां पर भारत का प्रक्षेपास्त्र केंद्र है, जिसका नाम बदलकर क्या हो गया, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं? तो ये भैया कन्याकुमारी में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? दक्षिण में कन्याकुमारी के पास पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों ही मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः अवस्थित है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखिए। पश्चिमी घाट को एक अन्य नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।